हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है तीसरा चैप्टर कर रहे थे। क्या था तीसरा चैप्टर? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन था परिक्षेपण। ठीक है, जिसमें हमने कल तक हेडिंग क्या कर ली थी? कल तक हमने जो हेडिंग कर ली है वो क्या थी हमारी? प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया था। ठीक है, हेडिंग क्या लिखवाई गई थी? हेडिंग बताई गई थी शायद, है ना? प्रकाश का प्रकीर्णन हम देख चुके हैं। हेडिंग हमारी क्या थी? लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम, है ना? लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। जो आज की हेडिंग है वो कौन सी है? हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। ठीक है, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। हेडिंग बनाइए और लिखिए इसमें, हेडिंग बनाइए और लिखिए इसमें लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। इसमें लिखो, देखो लॉर्ड रैले के अनुसार, हेडिंग है लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम, और उसमें लिखिए लॉर्ड रैले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, लॉर्ड रैले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, हो गया? लॉर्ड रैले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के, हो गया? उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि हो गया? चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में, जबकि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में, हो गया? कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो गया? जबकि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो। लाइन छोड़ के लिखिए, यदि, ये नियम था किसका? लॉर्ड रैले ने क्या बताया? जो प्रकाश की तीव्रता आई है, ठीक है, वह जो है व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्घ्य की घात 4 के, यानी जितनी ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी उसकी तीव्रता उतनी ही, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उतनी ही कम। ठीक है, यही कहा गया है ना, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसकी चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंगदैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णित प्रकाश उतना ही कम होगा। इसीलिए जो है तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक किसकी है? लाल रंग की। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी थी? 7800 एंगस्ट्रॉम, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम है। ठीक है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता में जो है प्रकीर्णित प्रकाश में जो होती है वो विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, प्रकीर्णित प्रकाश जो है कम होगा, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो लिखिए, लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, हो गया? यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई हो तो, तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई हो तो क्या हो जाएगा? यही फार्मूला लिख लेना है, आई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा की घात 4, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, जो दृश्य प्रकाश है उसमें कौन कौन सा विजुअल बताए थे? VIB, GY, OR। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैगनी, हो जाएगा, ये हो जाएगा जामुनी, ठीक है, ये हो जाएगा नीला, ये हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा पीला। ठीक है, ये कौन सा है? नारंगी, है ना? और लास्ट वाला कौन सा है? लाल। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होगी 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कम होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी प्रकीर्णन उसका उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होगा? बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होगा? बैगनी रंग का। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक है, इसलिए इसका जो प्रकीर्णन सबसे कम होगा। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य छोटी है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन कम होगा क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी है।
ठीक है। तो लॉर्ड रैले ने क्या बताया था, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन उसका होगा, ठीक है। जो प्रकीर्णन की तीव्रता होती है वह तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है। आई व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा की घात 4 के, आई व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा की घात 4 के। चलिए हेडिंग लिखिए, या इसके नीचे भी लिख सकते हो, नीचे इसके नीचे इंडिकेट करके लिख लो, इसके नीचे फार्मूले के नीचे इंडिकेट करके लिखो, लिखो दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, दृश्य प्रकाश में, ये दृश्य प्रकाश है, ठीक है। दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, अतः उसका प्रकीर्णन सबसे कम। दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, अतः उसका प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अतः जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अतः उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हो गया, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अतः उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। परंतु, तो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, परंतु सूर्य के प्रकाश में, परंतु सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की तीव्रता बहुत कम, परंतु सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की तीव्रता बहुत कम। हो गया, सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की तीव्रता बहुत कम, व नीले रंग की तीव्रता, व नीले रंग की तीव्रता अधिक होती है, व नीले रंग की तीव्रता अधिक होती है। अतः प्रकीर्णित प्रकाश में, नीले रंग की तीव्रता अधिक होती है, अतः प्रकीर्णित प्रकाश में नीला रंग सबसे अधिक होता है। अतः प्रकीर्णित प्रकाश में नीला रंग सबसे अधिक होता है। ये सब कहां लिखना था, इंडिकेट में। क्या कह रहा है, हमको पता है बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, ठीक है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक है। प्रकीर्णन इसका क्या हो गया, सर्वाधिक, क्योंकि तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन में विपरीत संबंध है, ठीक है। तो लेकिन कह रहा है जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसमें कौन ज्यादा प्रकाश आ रहा है, नीला वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग आ रहा है, नीला रंग। तो इसका प्रकीर्णन जो है, नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग से कम होते हुए भी चूंकि यह अधिक मात्रा में आ रहा है, तो प्रकीर्णन इसका अधिक हुआ, ठीक है। इसकी तुलना में, बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग का प्रकीर्णन कम हुआ है, लेकिन यह इतना अधिक मात्रा में आया है कि कम होते हुए भी यह बैंगनी रंग से ज्यादा है, ठीक है। कम होते हुए भी यह बैंगनी रंग से क्या है, ज्यादा है। तो इनका प्रकीर्णन तो ठीक है सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन यह मात्रा इनकी कम है। इनकी मात्रा क्या है, कम। नीले रंग का प्रकीर्णन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। नीले रंग की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। अतः सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो हमको दिखेगा, सबसे ज्यादा प्रकाश प्रकीर्णित दिखेगा, वो कौन सा रंग दिखेगा, नीला, ना कि बैंगनी। क्योंकि यह कम मात्रा में आया है, यह जो है कम मात्रा में आया है, तो प्रकीर्णन तो हो गया उसका, मान लीजिए हो गया, लेकिन कम ही मात्रा में जब आया था तो कम ही प्रकीर्णन हुआ। नीला अधिक मात्रा में प्रकाश आया था, ठीक है, थोड़ा कम प्रकीर्णन होते हुए भी इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह बैंगनी रंग से भी ज्यादा प्रकीर्णित हो गया है, ठीक है। जो प्रकीर्णन दिखेगा वह नीले रंग का ज्यादा दिखेगा, क्यों, क्योंकि यह मात्रा में अधिक आया था। लेकिन हो किसका रहा सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, बैंगनी का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी के आधार पर हम क्या कहेंगे, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देना, या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सारी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित हैं। ये दोनों हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, दोनों उसको लिख लेंगे। तो कैसे समझेंगे,
अभी देखेंगे आकाश का रंग नीला क्यों है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो है नीले रंग का ही प्रकीर्णन हुआ। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो है सारे रंग तो आ गए थे, ठीक है, कौन सा आ गया था, VIB GY OR, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में तो प्रकीर्णन इसका हुआ बैगनी रंग का, लेकिन मात्रा में सर्वाधिक कौन था, नीला। मात्रा में सर्वाधिक कौन था, नीला। प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या, धूल गैस आदि के कण जो होती हैं सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगे फिर पुनः उत्सर्जित करेंगे, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पुनः पहले अवशोषित पुनः उत्सर्जित। तो इन कणों ने सबसे ज्यादा मात्रा में किसको अवशोषित किया, नीले रंग को, क्योंकि नीले रंग की मात्रा बहुत ज्यादा थी। नीले रंग की मात्रा क्या थी, बहुत ज्यादा। तो सारे कणों ने नीला रंग बहुत ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर लिया है, फिर छोड़ना शुरू किया। हम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, हम जो है यहाँ पर खड़े हैं। अब वायुमंडल ने जो है कौन सा रंग छोड़ना शुरू किया है, गैसों ने कौन सा रंग, धूल कणों ने क्या कौन सा रंग छोड़ना शुरू किया, नीला रंग। कौन सा रंग छोड़ना शुरू किया, नीला रंग। तो जो प्रेक्षक यहाँ पे है वो उसको आसमान कैसा दिखना शुरू होगा, नीला। लेकिन वास्तव में आसमान नीला नहीं है, वास्तव में आसमान कैसा है, काला है। लेकिन इन कणों के प्रकीर्णन द्वारा जो है जो रंग छोड़ा गया वो नीला रंग था, इसलिए हमको जो है आकाश कैसा दिखाई दिया, नीला दिखाई दिया। हमको आकाश कैसा दिखाई दिया, नीला, इसलिए जो है आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है। लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित, हेडिंग बनाइए, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित, हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित प्राकृतिक घटनाएं, है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित प्राकृतिक घटनाएं लिखिए, सूर्य के प्रकाश में, इसमें लिखिए, या रुक जाओ पहले, ये हेडिंग बनाओ पहले, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। इसमें पहला नंबर हेडिंग बना सकते हो आकाश का नीला रंग, ठीक है। इसमें पहली हेडिंग क्या बना सकते हो, आकाश का नीला रंग, या आकाश का नीला दिखाई देना, कुछ भी लिख लो, आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है। इसमें लिखिए, अब आकाश का नीला दिखाई देना लिखिए। इसमें देखो, सूर्य के दृश्य प्रकाश में, सूर्य के दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, जबकि नीले रंग व बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य, जबकि नीले रंग व बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि नीले रंग व बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अतः रैले के नियम से, अतः रैले के नियम से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, अतः रैले के नियम से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम व बैगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन, व बैगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन, हो गया, वह बैगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लिखो, सूर्य के दृश्य प्रकाश में, तो दृश्य प्रकाश की चर्चा हो रही है क्योंकि हमको पता है सूर्य से और कौन कौन से आते हैं जी, पहला तो गामा आ जाएगा, फिर यक्स हो जाएगा, फिर यूवी पराबैंगनी जिसे बोलते हैं, फिर विजुअल जो दृश्य हमारा है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इंफ्रा हो जाएगा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में ये स्पेक्ट्रम आते हैं, इन स्पेक्ट्रमों को हम अदृश्य बोलते हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। ऊपर के 3 और नीचे के 3 कौन से स्पेक्ट्रम है, अदृश्य, जिनको हम देख पा रहे हैं वही दृश्य प्रकाश है, वही कौन सा प्रकाश है। अब दृश्य प्रकाश इन भागों में वितरित है, ठीक है, दृश्य प्रकाश जो है इन 7 भागों में वितरित है।
7 रंग की स्पेक्ट्रम सूर्य में आए, 6 हम देख नहीं पा रहे हैं, केवल एक देख पा रहे हैं। जो एक देख पा रहे हैं उसे दृश्य बोलते हैं। दृश्य इन 7 भागों में वितरित है, इसीलिए हम हमेशा क्या कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे, लिखो, लिखिए सूर्य के दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तीव्रता, सूर्य के दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तीव्रता नीले रंग की तीव्रता से बहुत कम होती है। सूर्य के दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तीव्रता नीले रंग की तीव्रता से बहुत कम होती है। अतः हमारी आंख में पहुंचने वाला, अतः हमारी आंख में पहुंचने वाला प्रकीर्णित प्रकाश, पहुंचने वाले लिख सकते हैं, अतः हमारी आंख में पहुंचने वाले प्रकीर्णित प्रकाश में, तो क्या, अतः हमारी आंख में पहुंचने वाले प्रकीर्णित प्रकाश में नीले रंग की तीव्रता अधिक है। अतः हमारी आंख में पहुंचने वाले प्रकीर्णित प्रकाश में नीले रंग की तीव्रता बहुत अधिक है, जिसके कारण आकाश हमें, हो गया, जिसके कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है, जिसके कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। हो गया, जिसके कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो कारण पढ़ लिया आकाश का नीला रंग। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, प्रकीर्णन पर आधारित घटनाओं में दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। दूसरा नंबर जो उदाहरण में देखेंगे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, है ना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इसका कारण क्या है, और केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही क्या है, क्यों है। ठीक है, मान लीजिए सूर्य, तो ठीक है, क्या होगा, पूर्व से होगा ना निकलना। ठीक है, पृथ्वी जब घूम रही है तो सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन हमको सूर्य कहां से दिखता है, पूर्व की ओर से। जब सुबह और सूर्यास्त होता है, ठीक है, मतलब जब सूर्योदय और सूर्यास्त होगा तो सूर्य उस समय क्षितिज से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा। मतलब इस समय जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे सर्वाधिक दूरी पर है। ठीक है, सूर्य हमसे क्या है, सर्वाधिक दूरी पर है। अब सूर्य से तो ये सारे रंग आ रहे थे, बैगनी भी, जामुनी भी, नीला भी, हरा भी, पीला, नारंगी और लाल, सब रंग आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, हमारी सूर्य से दूरी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बहुत अधिक है। तो जो सूर्य का प्रकाश है, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इनको बहुत अधिक मात्रा में जो है धूल, गैस आदि के कणों से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, धूल, गैस आदि के कणों से होकर क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो कुछ कणों ने बैगनी रंग को अवशोषित कर लिया, कुछ ने जो है जामुनी को कर लिया, कुछ ने नीले को कर लिया, कुछ ने हरे को कर लिया, कुछ ने पीले को कर लिया। लेकिन लाल रंग की तरंगदैर्घ्य इतनी ज्यादा है ना, नारंगी और लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक है, और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। रैले ने बताया था, रैले ने बताया जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी उस रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो जब सूर्य क्षितिज से बहुत दूर है तो सूर्य के प्रकाश को जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है वायु, धूल आदि के कणों से होकर गुजरना पड़ा। वायु, धूल, गैस आदि के कणों ने सूर्य के बाकी रंग की प्रकाश को अवशोषित कर लिया। ठीक है, बाकी रंग की प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। हमारी आंख तक केवल लाल और नारंगी रंग ही पहुंचा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारी आंख तक केवल लाल और नारंगी रंग ही पहुंचा। इस कारण हमको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई दिया, लाल। जबकि दोपहर के समय सूर्य हमको कैसा दिखाई देगा, सफेद। कारण क्योंकि दोपहर के समय सूर्य क्षितिज के निकट है सूर्योदय या सूर्यास्त की अपेक्षा। ठीक है, दोपहर में जो है सूर्य हमारे निकट होता है सूर्योदय और सूर्यास्त की अपेक्षा। तो इन कणों को, सूर्य के प्रकाश को जो है बहुत अधिक मात्रा में कणों से होकर नहीं गुजरना पड़ा।
ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में जो है कणों से होकर नहीं गुजरना पड़ा। कुछ कुछ मात्रा में सभी रंगों के प्रकाश आ गए। कुछ कुछ मात्रा में क्या हुआ, इन सातों रंगों के प्रकाश आ गए जिनका सम्मिलित रूप श्वेत है। इस कारण दोपहर के समय हमको सूर्य श्वेत दिखाई दिया। ठीक है, दोपहर के समय कुछ कुछ मात्रा में सारे रंगों के प्रकाश आ गए, लेकिन सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की अधिक दूरी होने के कारण केवल लाल और नारंगी रंग का प्रकाश आया। इस कारण हमको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई दिया, जबकि दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई दिया। ठीक है, तो लिखिए इसमें, देखो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, अतः सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, अतः सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए तो क्या वायुमंडल में अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। तो क्या अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। लिखो, रैले के नियमानुसार, रैले के नियमानुसार लघु तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन, रैले के नियमानुसार लघु तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन सर्वाधिक, मतलब छोटी तरंग दैर्ध्य वाले, है ना, लघु तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन सर्वाधिक, जबकि बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, जबकि बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो क्या बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने वाले, तो क्या अतः प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश में, अतः प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग की तीव्रता अधिक होती है। हो गया, प्रकाश में लाल रंग की तीव्रता अधिक होती है, जिस कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, जिस कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। हो गया, जिस कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। हो गया ना, कारण समझ में आ गया। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ऐसे भी देखेंगे जहां पे खतरे का निशान होता है वहां पे भी लाल रंग का प्रयोग है, कारण कि लाल रंग का प्रकीर्णन होगा नहीं, लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है और लाल रंग की चाल भी सर्वाधिक है। पीछे अभी बता चुके हैं कल, लाल रंग की चाल सर्वाधिक है और लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है, लाल रंग जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो बहुत दूर तक जाएगा, और दूसरा जब चाल ज्यादा है तो बहुत जल्दी जाएगा। इस कारण जहां पे भी खतरे का निशान होगा वह किस रंग का होगा, लाल रंग का। क्यों, क्योंकि लाल रंग पहली बात प्रकीर्णित नहीं हुआ, दूर तक गया, और दूसरा बहुत तेजी से चला, इन तरंगों की अपेक्षा या अधिक तीव्रता से चल रहा है, अधिक तेजी से चल रहा है, इसलिए खतरे का निशान जो है लाल रंग का होगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल पे ध्यान दे देते हैं। कुल 15 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, कल तक खत्म कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, अब पहला न्यूमेरिकल देखते हैं इन सबको मिटा के।
चलिए पहले न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनिए, सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुमार मित्तल बुक का न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो पहला सवाल ध्यान देंगे, कह रहा है 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का, ठीक है 63 अंश क्या दिया है, प्रिज्म कोण दिया है, मतलब ए। तो सुनिए सवाल को, 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है ना, न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आपतन कोण। प्रिज्म कोण दे दिया था, ए बराबर दे दिया है 63 अंश, ठीक है, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण दे दिया है 29 अंश, हमसे आपतन कोण आई को पूछ लिया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, आपतन कोण आई। यह सवाल कब पूछा था, यह सवाल जो है 2016 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं, सूत्र क्या लगाएंगे, आई बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। इसी फार्मूले के उपयोग से जो है सवाल को हल कर पाएंगे। आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 से आई बराबर क्या आ जाएगा, ए का मान 63 अंश और प्लस 29 अंश बटे हो जाएगा 2, जोड़ दो 9 3 12 को 2, 6 2 8 और हासिल 1 9 बटे 2। आई बराबर भाग कर देंगे तो 2 चौके 8, 1 बच गया 12, 2 छक्के 12। तो आई बराबर कितने डिग्री आ गया, आई बराबर 46 अंश, मतलब आपतन कोण कितने अंश है, आपतन कोण है 46 अंश। यही पहले सवाल का हल है। ठीक है, यही पहले सवाल का क्या हो गया हल। दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर सवाल को ध्यान से सुनिए, कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है। अपवर्तनांक दे दिया है और प्रिज्म कोण मतलब ए दे दिया है। ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक की प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो सवाल पे ध्यान दीजिए, कह रहा है n बराबर 1.5, n बराबर 1.5 और a बराबर दे दिया था, प्रिज्म कोण कितने अंश दिया था, प्रिज्म कोण 60 अंश दिया है और एक कंडीशन और भी दे दिया है, साइन 48 अंश है ना, साइन 48.6 डिग्री का मान दे दिया है 0.75। ठीक है, कितना दे दिया है 0.75, मतलब इसकी हमको आगे जरूरत होगी तभी यह किताब में दिया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। हमसे जो ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना, डेल्टा एम से। तो इसको ज्ञात कर लेना है, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला हमको पता है, प्रिज्म अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र, n बराबर हो जाएगा क्या, साइन a प्लस डेल्टा m और बटे 2, फिर क्या हो जाएगा साइन a बटे 2। इसी फार्मूले का हम उपयोग करके सवाल को हल करेंगे। इससे ध्यान देते हैं, n का मान रख देंगे, n का मान कितना रखोगे 1.5 और यहाँ पे हो जाएगा साइन a का मान 60 अंश और प्लस डेल्टा m बटे 2 और फिर नीचे हो जाएगा साइन 60 बटे 2, या कितनी बार में कट गया, 30 बार में कट गया। साइन 30 अंश का इधर तिरछा गुणा करा दूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.5 और गुणे हो जाएगा साइन 30 अंश और इधर क्या आ गया, इधर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, तो हो जाएगा 1.5 और गुणे इसका मान साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 और इधर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम, 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। 2 का भाग देंगे 15 में, तो भाग तो जानी नहीं है, दशमलव लगा दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाएंगे 1 बच गया, दशमलव लगा था 10 हो गया, 2 पच्चे 10 और बराबर इधर हो जाएगा साइन 60 और प्लस कितना हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। अभी यह दिया था साइन कितने अंश का मान है, साइन जो है कितने अंश का मान है, साइन हो जाएगा 48.6 डिग्री का मान है और इधर आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम और बटे 2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 48.6, साइन से साइन हट गया है तो बचा कितना है, बचा हमारा यही कोष्टक वाला है 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। 2 का तिरछा गुणा यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, 2 का हम क्या करते हैं, 2 का तिर्यक गुणन करा देते हैं और इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाएंगे तो जब 2 का तिरछा गुणा कराओगे तो हो जाएगा 48.6 गुणे 2 और हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। 2 तो उधर चला गया था इसलिए 2 नहीं लिखेंगे, गुणा कराओ 6 दूनी 12 को 2,
हासिल हो जाएगा 1, 8 दूनी 16, हासिल 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, पीछे से एक अंक बाद दशमलव बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम। 60 प्लस डेल्टा एम, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे 60 को तो हो जाएगा 97.2 माइनस 60.0 बराबर डेल्टा यम के, बराबर किसके, डेल्टा यम के। 2 में से 0 घटाओगे तो दशमलव के बाद 0 अपने से लगा सकते हो क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद अंक है, तो हम इसके बाद भी दशमलव लगा के अंक लिख लेते हैं जिससे हमको आसानी हो जाए। 7 में से 0 घटाओगे 7 हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर किसके, डेल्टा एम के। इस प्रकार हमको विचलन कोण कितने अंश प्राप्त हुआ, विचलन कोण हमको 37.2 डिग्री, 37.2 अंश विचलन कोण यहाँ पे दूसरे नंबर सवाल का प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरे नंबर सवाल का हल और ये हो जाएगा पहले नंबर सवाल का हल। ठीक है, करिए इसको जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। पहला और दूसरा सवाल हो गया है, तीसरे सवाल पे ध्यान देते हैं, मिटा देते हैं दोनों को। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। ठीक है, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। ठीक है, डेल्टा एम और ए दे दिया है, अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, दे दिया है हमारा जो है प्रिज्म, क्या दे दिया है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर 30 अंश, प्रिज्म कोण दे दिया है 60 अंश, हमसे अपवर्तनांक पूछ दिया गया है, सवाल 2016 में पूछा गया है। ठीक है, सवाल कब पूछा गया है, सवाल जो है 2016 में पूछा गया है, तो हम फार्मूला फिर वही प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला कौन सा, n बराबर पीछे अभी जो दूसरे में लगा है साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 और फिर हो जाएगा साइन a बटे 2, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन a का मान दे दिया था 60 और प्लस 30 बटे 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 बटे 2, n बराबर 60 30 90 यानी साइन 90 बटे 2, साइन 90 बटे 2 और यहाँ पे 2 बार 2 से 60 कट जाएगा, 30 अंश आ जाएगा, साइन 30 अंश। n बराबर 2 से 90 काटोगे 45 बार में तो हो जाएगा कितना, साइन 45 अंश और बटे साइन बटे हो जाएगा साइन 30 अंश। इस प्रकार जब हल करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, साइन 45 अंश का मान हमको पता है 1 बटे रूट में 2 होता है और साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 होगा। जब नीचे वाली भिन्न ऊपर जाएगी तो यह बदल जाएगी, तो हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 2, नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके बदल गई, हम क्या लिखे, हम लिखे 2 बटे 1। अब 2 कोई भी संख्या अपनी करड़ी का वर्ग है, अतः हम 2 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। ठीक है, कोई भी संख्या क्या होती है, अपनी करड़ी का वर्ग होती है, अतः 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। यहाँ पे 2 है तो उसको लिख दो, हम क्या लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे क्या, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 और बटे 1 था, 1 करड़ी में 2 से 1 करड़ी में 2 कट गया। इस प्रकार हमको हल मिल गया, n बराबर कितना, n बराबर करड़ी में 2। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, यही तीसरे सवाल का क्या हो गया, यही तीसरे सवाल का आंसर हो गया। जल्दी करेंगे इसको, फिर अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल को कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, ये तीसरा नंबर सवाल है, इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर सवाल कह रहा है एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है। ठीक है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री यानी 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म कोण दे दिया है 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है प्रिज्म कोण 5 अंश है, 4 डिग्री है, 4 अंश है ना, प्रिज्म कोण दे दिया है 4 अंश है, तो अगर a का मान जो है, a का मान छोटा है 5 अंश से, तो हम कहेंगे प्रिज्म कैसा है, पतला है। ठीक है, a का मान अगर 5 अंश से जो है छोटा है तो प्रिज्म कैसा हो गया, पतला है, पतला प्रिज्म है। ठीक है,
पतला प्रिज्म है, और फिर दे दिया है अपवर्तनांक 1.5 है, हमसे जो है डेल्टा एम पूछ लिया है। तो पतले प्रिज्म पर जो है विचलन के लिए सूत्र लगाओ। पतले प्रिज्म के विचलन के लिए, पतले प्रिज्म के विचलन के लिए, है ना, पतले प्रिज्म के विचलन के लिए कौन सा फार्मूला बताए हैं? पतले प्रिज्म का जब विचलन हो जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 और इंटू ए। यही क्या हो जाएगा? पतले प्रिज्म पर विचलन का सूत्र है। ठीक है, पतले प्रिज्म के जो है विचलन का सूत्र क्या है? डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 और इंटू ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एम बराबर n का मान रखेंगे 1.5, एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.0, क्योंकि दशमलव के बाद अंक है तो यहाँ पे भी बढ़ा लिए, और गुणे ए का मान 4 है तो 4 रख दो। 1.5 में से जब 1 घटाओगे 5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 1 गए 0, और गुणे 4, 5 का गुणा 4 में करोगे 20 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो पीछे से एक अंक जोड़कर लगाओ, तो डेल्टा एम बराबर हमारा क्या आ गया? डेल्टा एम बराबर आ गया 2 डिग्री। इस प्रकार विचलन हमको मिल गया है। ठीक है, पतले प्रिज्म पर विचलन का सूत्र हमको मिल गया है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था 2010 में। ठीक है, सवाल कब पूछा गया है? सवाल जो है 2010 में पूछा गया था। तो इसको कर डालेंगे, अगला देखेंगे फिर। है ना, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। 5वां नंबर, ये 4था नंबर सवाल था, इसको मिटाते हैं, 5वां ध्यान देते हैं। ठीक है, इस सवाल को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे निवेदकर में? 5वां। तो ध्यान दीजिए सवाल पे। कह रहा है कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तन कोण, कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तन कोण 4.5। ठीक है, कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तन कोण 4.5 है। यदि कांच को अपवर्तनांक 1.52 है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण क्या कर लेना है? अल्पतम विचलन कोण जो है ज्ञात कर लेना है। क्या दे दिया है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण मतलब ए बराबर दे दिया है 4.5 अंश, और अपवर्तनांक दे दिया है 1.52। हमसे जो है अल्पतम विचलन कोण पूछा गया है, डेल्टा एम पूछा गया है। तो अब क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ए का जो मान है 5 अंश से कम है, ए का मान 5 अंश से कम है, अतः प्रिज्म कैसा है? पतला है। ठीक है, प्रिज्म कैसा है? पतला प्रिज्म है। तो हम पतले प्रिज्म पर जो है पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र लिखेंगे, पतले प्रिज्म के विचलन के सूत्र से। ठीक है, पतले प्रिज्म के विचलन के सूत्र से क्या हो जाएगा? डेल्टा एम बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू ए। ठीक है, डेल्टा एम बराबर क्या हो गया? n माइनस 1 इंटू ए। तो अब क्या करेंगे? डेल्टा एम बराबर n का मान रखेंगे 1.52 माइनस 1.00 और गुणे ए का मान हो जाएगा 4.5। ठीक है, 2 नहीं है 4.5। अब घटाओगे तो 2 में से 0 जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 1 गया 0, और गुणे 4.5। अब 45 का गुणा करेंगे 2 में, 45 दूनी हो जाएगा 90, 90 को 0 लिख दिया, हासिल 9। ठीक है, 45 का गुणा जब 2 में किए 90, 90 को 0 लिख दिया, हासिल 9। 45 का गुणा 5 में करेंगे। ठीक है, 45 का गुणा क्या करेंगे? तो 50 का गुणा अगर 5 में करते तो 250 आ जाता। 50 में से 45 5 ही कम है, तो 5 का गुणा 5 में कर लो 25 हो जाएगा। 50 में से 25 घटा दो 225 होगा। ठीक है, यानी 45 पच्चे कितना हो जाएगा? 45 पच्चे 225 हो जाएगा। इसमें हासिल 9 जोड़ देंगे, 45 पच्चे 225 और इसमें हासिल 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। 234, पीछे से दशमलव देख लो, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, यानी पीछे से जो है पीछे से 3 अंक जोड़कर हम दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार हमको डेल्टा एम मिलेगा, वह कितना मिल जाएगा? 2.34 डिग्री। यही हो जाएगा हमारा विचलन कोण। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? यही हमारा जो है विचलन कोण होगा। ठीक है, करिए इसको, करिए एक और सवाल बता देते हैं। कौन सा नंबर है ये? 5वां। छठे सवाल पे ध्यान देते हैं। छठा नंबर सवाल कह रहा है
किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है ना। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है ना। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो क्या कहा है, करा न्यूनतम विचलन कोण दे दिया है, छठे सवाल में न्यूनतम विचलन कोण दे दिया है 10 अंश, ठीक है। और अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। प्रिज्म कोण हमसे पूछ रहा है, ये सवाल कब पूछा गया है, ये सवाल जो है 2016 में पूछा गया था, ठीक है। सवाल कब पूछा गया है, 2016 में। तो प्रिज्म कैसा है, प्रिज्म में पहले ही कह दिया है पतला प्रिज्म है, ठीक है। पतला प्रिज्म है तो हो जाएगा पतले प्रिज्म पर अपवर्तन के सूत्र से, पतले प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र से, या विचलन का सूत्र लगाओ, पतले प्रिज्म के विचलन के सूत्र से, है ना। पतले प्रिज्म के विचलन के सूत्र से डेल्टा एम बराबर हो जाएगा n-1 और इंटू ए, ठीक है। डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, n का मान रखेंगे 1.5 माइनस 1.0 और ए तो ज्ञात ही करना था, इसका मान रख दिए 10। तो हो जाएगा 10 बराबर, घटाओगे तो 0.5 आ जाएगा गुणे ए, इसको पक्षांतर करोगे 10 बटे 0.5 बराबर ए। ऊपर नीचे से दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 का क्या कर देंगे, गुणा। इस प्रकार ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा दशमलव हट गया तो 5। ए बराबर जब 5 से 100 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ए बराबर हो जाएगा 20 अंश। इस प्रकार जो है हमको आपतन कोण या प्रिज्म कोण कितना मिल गया है, इस प्रकार हमको जो है प्रिज्म कोण मिल गया है कितना, प्रिज्म कोण हमको मिल गया 20 अंश, ठीक है। प्रिज्म कोण कितने अंश मिल गया, प्रिज्म कोण जो है 20 अंश मिल गया। आगे की सवाल जो है कल कर लेंगे।